हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूपीडिया प्लेटफॉर्म। और बच्चे मैं आज एक नोटिफिकेशन के साथ आया हूँ जो काफ़ी बच्चों को ये नोटिस भी मिल चुका होगा ग्रुप के अंदर भी, जैसे हमने सर्कुलेट किया था। तो बच्चे देखो, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपने असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम फिल किया था जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर, बच्चे उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ठीक है, ये देखो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बेसिकली सब्जेक्ट लिखा है कंडक्ट ऑफ दिस चीफ लाइब्रेरियन एग्जामिनेशन 2021 मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एग्जामिनेशन एंड दिस प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मेंस एग्जामिनेशन 2022। तो बच्चे आप देखो अपना जो कॉलम है वो थर्ड वाला है, थर्ड वाला रो देखो बच्चे यहाँ पे। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन जल शक्ति डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिस वन, इट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 14 मई 2023। तो कुल मिला के बच्चे आपके पास यहाँ पे 45 डेज हैं, 45 दिन। और सिलेबस अगर देखा जाए बच्चे तो सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। तो आज मैं आपको सिलेबस के बिहाफ के ऊपर भी कि कौन कौन से सिलेबस में ऐसे टॉपिक्स हैं जो हाई यील्डिंग है, जहाँ से बच्चे 5 स्टार वाला क्वेश्चन बनता है, तो वो टॉपिक तो आप गलती से भी छोड़ो मत बच्चे। अगर मान लो आपके पास समय कम है और आपने अभी बहुत सारे सब्जेक्ट पेंडिंग है जिनको आपने रिवाइज नहीं किया बच्चे, तो एटलीस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक को आप छोड़ो मत। ठीक है, तो चलिए बच्चे ये लास्ट 45 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम सिलेबस के पार्ट के ऊपर आएंगे। लेट मी कम टू दिस सिलेबस पार्ट। तो ये बच्चे ये सिलेबस था जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, सो लेट मी कम टू द डायरेक्टली ऑन द सिलेबस पार्ट, क्योंकि नोटिफिकेशन तो सभी ने पढ़ा है, पहले सभी के पास पढ़ा भी होगा। मैं डायरेक्टली बच्चे नोटिफिकेशन में सिलेबस वाले पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ। जो सिलेबस मेंशन किया है सिविल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम के अंदर है, एनेक्चर ए, सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ द ए सिविल एंड जतिन सर विल आल्सो जॉइन अस। ठीक है, यस जतिन सर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके साथ लास्ट 45 डेज आपके पास बचे हैं बच्चों। और जेकेपीएससी जो एग्ज़ाम पैटर्न है और जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो आप सब जानते हैं कि किस पैटर्न में पूछे जाते हैं और क्या लेवल होता है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको डेली क्लासेस आपको दी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट की तरफ से। अब डेली हम क्वेश्चंस जब सोल्व करते हैं तो बच्चे जब नई नई प्रॉब्लम्स पूछते हैं तो तब पता लगता है कि हाँ वाकई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जो यूर पीडिया आपके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहा है तो बच्चे भी काफ़ी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा। और आज हम देखने वाले हैं सिलेबस कि कौन कौन से हाई यील्डिंग टॉपिक है, जैसे विक्रम सर ने अभी आपको बताया। तो एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे और फिर आपको थोड़ा आइडिया भी देंगे कि इन 45 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें। सो विक्रम सर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो बच्चे फर्स्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखो यूनिट्स, डायमेंशन, एसआई यूनिट, वेक्टर। सो नाउ देखो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन मिलता है ना वो फ्रिक्शन के ऊपर, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। बच्चे एक चीज़ तो आपसे वो जरूर कैलकुलेट करवाएगा, कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर दे देगा, उसके अंदर एक पोर्शन हैच कर देगा, बोलेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन के ऊपर आएगा क्वेश्चंस। तो मेरा जो मानना है बच्चे, जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, अगर क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिलहाल के लिए आप उसको लीव करके दूसरे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलो, जो इजी वाला आपका कॉर्नर, इजी वाला कॉर्नर जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वाला पार्ट हो गया, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हो गया, काइनेटिक्स वाला पार्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो कंकरेंट फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, पैरेलल फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपसे वो प्लेन पूछ रहा होता है कितना है, तो एक तरह से आपसे क्वेश्चन एक इजी लेवल का भी बन सकता है और एक क्वेश्चन यहाँ पे मीडियम लेवल का भी बन सकता है। ठीक है, अच्छा सेकंड, अब बच्चे देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। नाउ सी, अगर बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की हम बात करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ बच्चे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हाई यील्डिंग टॉपिक की बच्चे अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आपको फिगर जैसे गिवन होगा उसके अंदर वो पूछेगा कि बताओ डिफॉर्मेशन कितना है, ये स्ट्रेस कितना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, जो मोस्टली यहाँ पे टॉपिक रहता ही है ना। तो जो सिंपल स्ट्रेस वाला टॉपिक हो गया, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बच्चे इसको एक बार गो थ्रू करो और मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा इस वाले टॉपिक को गो थ्रू करने में, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। और सोम बाई ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, 30 सेकंड में आप यहाँ पे क्वेश्चन लगा लोगे। इसके साथ जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है कितने होते हैं, हैव अ लुक। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो न्यूमेरिकल इतना बड़ा नहीं डाल देगा, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। ई जी के है ना, यंग्स मॉडल्स हो गया, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी हो गया जिसको आप शेयर मॉडल्स के नाम से जानते हो, बल्क मॉडल्स हो गया, रिलेशन के बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है। अच्छा सेकंड बच्चे यहाँ पे जो आपका बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, इससे बच्चे मोस्टली आपको देखो क्वेश्चन वो आस्क करता है कि बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में जैसे बीम का डायमेंशन आपसे पूछ लेगा या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपसे वो बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा होगा और वो लिख के देता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर कि बीम जो है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की है। तो आपको क्वेश्चन को पहले तो ध्यान से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर रिपोर्ट करना है। अच्छा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चे यहाँ पे मोस्ट वांटेड है, आप ये बोल सकते हो कि जो 5 स्टार वाला टॉपिक है, जो आपको 5 स्टार वाली फील करवाएगा वो डिफ्लेक्शन वाला पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। डिफ्लेक्शन वाले पार्ट को बच्चे आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। कुछ स्टैंडर्ड जो केसेस हैं, आई विल टेल यू, जस्ट गो विद द स्टैंडर्ड केसेस। स्टैंडर्ड केसेस के साथ चलो, जो भी कॉम्प्लिकेटेड वाला केस होगा आप उसको स्टैंडर्ड केस के थ्रू ही सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन वाले पार्ट के ऊपर बच्चे आपने फोकस करना है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा जो आपका टॉर्शन ऑफ शाफ्ट है, टॉर्शन के ऊपर मोस्टली आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा होता है, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको टॉर्शन इक्वेशन पता होना चाहिए, आप उसके करस्पॉन्डिंग में डिफरेंट क्वेश्चंस लगा लो बच्चे। तो इस तरह से ये जो हाई यील्डिंग वाले टॉपिक है ना, आप सबसे पहले वो कवर करो, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है, यस जतिन सर। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अगर हम बात करें यहाँ पे, सो देखो ये जो कास्टिग्लियानोस थ्योरम फर्स्ट और सेकंड दी हुई यहाँ पे और साथ में यूनिट लोड मेथड दिया हुआ है, तो यूनिट लोड मेथड आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। यूनिट लोड मेथड से मोस्टली जो प्रॉब्लम्स है आप यूनिट लोड मेथड से सोल्व कर सकते हो। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की जब हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें अभी विक्रम सर ने भी आपको बताया कि डिफ्लेक्शंस ऑफ बीम इंपॉर्टेंट है सोम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स जब आपके पास होते हैं तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में आप डिफ्लेक्शंस ऑफ बीम स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज वगैरह निकाल सकते हो। बट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स जब आती हैं, लाइक फिक्स्ड बीम आपके सामने है और सेंटर पे पॉइंट रोड लगा हुआ, तो इन दैट केस ठीक है वो फॉर्मुलेज हमारे पास हैं, लेकिन आपके पास जो फ्रेम वगैरह के मेथड्स, फ्रेम्स क्वेश्चन में आया हुआ है, तो फ्रेम्स के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो इन दैट केस आप यूनिट लोड मेथड्स को यूज़ करते हो। यूनिट लोड मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इंपॉर्टेंट है। तो एक आपका फोर्स मेथड है और एक आपका ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। सो ये मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये दो मेथड सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग इस पर्टिकुलर पोर्शन में वेटेज रखते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस लाइंस की, तो इन्फ्लुएंस लाइंस आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ये अभी आजकल देखने को मिल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम भी आपका अच्छा होना चाहिए। इन्फ्लुएंस डायग्राम से आप अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर आप आगे डिस्कस करें तो यहाँ पे एक पोर्शन दिया हुआ है स्पेशली, दैट इज अ प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम्स एंड फ्रेम। तो ये जो प्लास्टिक एनालिसिस गिवन है, दिस प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम्स एंड फ्रेम, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। और प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर जब हम बात करते हैं, इसके अंदर थ्योरी ऑफ प्लास्टिक बेंडिंग है, प्लास्टिक एनालिसिस है और ये साथ में आपका मैकेनिज्म मेथड है। इसमें आपसे पूछ लेगा शेप फैक्टर के बारे में बताइएगा, और या आपसे एमपी की वैल्यू पूछ लेता है, कोलैप्स लोड या कोलैप्स मूवमेंट की वैल्यू पूछेगा। तो इन दैट केस सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, बस आपको गो थ्रू करना है। तो ये वाला यहाँ पे ये वाले टॉपिक की वेटेज ज़्यादा हो जाती है। तो पूरी स्ट्रक्चर में अगर मैं एनालाइज करूँ तो एक यूनिट लोड मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इन्फ्लुएंस लाइन और ये आपका प्लास्टिक एनालिसिस जो गिवन है। आर्चेज के केस में मैं बस आपको ये बोलूँगा कि आप बस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रखिएगा कि आर्च 3 इंच आर्च गिवन है, 2 इंच आर्च गिवन है, पूरी स्पैन पे यूडीएल लगाया हुआ है। तो इन दैट केस वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पूछ लेता है कि मैक्सिमम या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू पूछ लेता है। तो बस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, बस आपको वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद करने हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद करो, इतने से काम बन जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें, जैसे आपका स्टील डिज़ाइन की मैं बात करता हूँ इसके अंदर। सो स्टील डिज़ाइन वैसे विक्रम सर यहाँ पे पढ़ाते हैं स्टील डिज़ाइन, तो आपको विक्रम सर बताएंगे आपको स्टील के बारे में। चलिए देखो बच्चे, स्टील में आपको क्या पढ़ना है, सी स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन, रिवेटेड कनेक्शन, रट के चले जाओ, वेल्डेड कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, 3 कनेक्शन हो गए, ठीक है। रिवेटेड हो गया, बोल्टेड हो गया, वेल्डेड हो गया, ठीक है। टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, 2-3 क्वेश्चन लगा लो, सफिशिएंट है। कंप्रेशन मेंबर के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ डाटा पूछ सकता है। जैसे लेसिंग बार की हम बात करते हैं, कितने फोर्स के लिए डिजाइन करोगे, कुछ डाटा दे के रख सकता है वो उसको आप न्यूमेरिकल नहीं मान सकते हो, लेकिन एक तरह से वो न्यूमेरिकल फ्रेम किया होगा। जैसे 2.5% उसने बोल दिया, 2.5% ऑफ दिस जो कॉलम के ऊपर लोड लगता है उसके लिए आप लेसिंग को डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। और इसके साथ बच्चे आपने जो गेंट्री गर्डर है और जो प्लेट गर्डर है ना, इनकी टर्मिनोलॉजी ये देखना है, बस इससे बाहर नहीं जाना। मतलब ये हाई यील्डिंग टॉपिक है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं स्टील में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आरसीसी की, देखो जरा, डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मेसनरी स्ट्रक्चर, तो आरसीसी में बात करूं IS 456 कोडल प्रोविजन, बार बार देखते रहो क्या है कोडल प्रोविजन, ठीक है, रटे हुए होने चाहिए।
एंड दिस इज काइंड ऑफ दिस बाइबल फॉर द सिविल इंजीनियरिंग। मैनी अ टाइम आई टोल्ड टू यू गाइस कि IAS 456 आपको गो थ्रू करना है और अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से आपको देखो बच्चे क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बहुत कम है, ठीक है। WSM से वो आपसे कुछ चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि न्यूमेरिकल डलेगा पेपर के अंदर, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी लेस, ठीक है। LSM के ऊपर फोकस करो। LSM में किसके ऊपर फोकस करना है? बीम डिज़ाइन। बीम डिज़ाइन के आप क्वेश्चन करो, जो हमने क्लास में भी क्वेश्चन किए थे, क्या क्या आपसे वो चीज़ें पूछता है। बीम डिज़ाइन में आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछेगा सेक्शन का, तो बैलेंस सेक्शन है, जैसे जैसे ग्रेड ऑफ स्टील वेरी कर रहा है बच्चे, उसके करस्पॉन्डिंग में कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आप कैसे निकाल सकते हो। टी बीम में आप न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालने का फॉर्मूला ध्यान में रखो, फॉर्मूला रट के चले जाना है आपने, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब, तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा आता है, आपको वो कंडीशन दे देगा। कंडीशन में वो बोलेगा कि 10 mm डाया का स्टील आपको प्रोवाइड करना है स्लैब में एट द स्पेसिंग ऑफ दिस 1 mm, लेकिन 10 mm डाया का स्टील अवेलेबल नहीं है, तो आप 12 mm डाया के स्टील के साथ जा रहे हो, बताओ स्पेसिंग कितना होगा, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा बच्चे यहाँ पे ये क्वेश्चन करता है कि आप जो रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो स्लैब में, काइंड ऑफ डिटेलिंग पार्ट, तो वो रिन्फोर्समेंट को आपने सपोर्ट में कितना एक्सटेंड करना है, ठीक है। तीसरा पार्ट बच्चे ये पूछता है कि जो 2 वे स्लैब है उसमें जो स्टील प्रोवाइड किया जाता है, आप स्टील को कैसे यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। जैसे आप मिडल स्ट्रिप और एज स्ट्रिप में डिवाइड कर रहे होते हो, तो आपसे ना वो वैल्यू पूछ रहा होता है उधर क्वेश्चन के अंदर, और कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से इसने फ्रेम कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे कैंटिलीवर और काउंटर फोर्ट टाइप रिटेनिंग वॉल्स की, कोई न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, मैं क्लियरली बोल देता हूँ। न्यूमेरिकल नहीं होगा यहाँ पे, सीधा सीधा वो टर्मिनोलॉजी पूछेगा यहाँ पे। दिस काउंटर फोर्ट की पूछ सकता है, या बटरेस की पूछ सकता है, या बैलेंस कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की पूछ सकता है। हाँ, इसके साथ बच्चे एक चीज़, जो कॉलम वाला केस है ना, कॉलम वाले केस में आप विदाउट एक्सेंट्रिसिटी भी देखो कोर्स में दिया हुआ, और विद एक्सेंट्रिसिटी भी दिया हुआ है अंडर द डायरेक्ट लोड, विद और विदाउट एक्सेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी आप कैसे निकालते हो बच्चे, एक दो क्वेश्चन जरूर लगाओ। हमने क्लास में भी क्वेश्चन किए थे, और मैंने आपको क्लियरली उस वक्त भी बोला था कि क्वेश्चन आपको आस्क करेगा एग्जामिनर, तो उसको आपने कैसे आंसर करना है, और विद स्टिपुलेटेड टाइम आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं करना है बच्चे, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आंसर दे रहे हो, लेकिन आपने 3 से 3.5 मिनट लगा दिए क्वेश्चन के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 सेकंड से ज़्यादा समय मत दो न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर। और आपको लग रहा है कि अभी मैं फॉर्मूला भूल रहा हूँ, छोड़ो उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो, जो फॉर्मूला याद आएगा तब आओ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ प्री स्ट्रेस कंक्रीट। हाँ बच्चे, यहाँ पे जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट में है, जो न्यूमेरिकल बनता है, 2 जगह से न्यूमेरिकल बनेगा। एक तो बच्चे जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है, जो हमारा स्ट्रेस एक कंसेप्ट था, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाया है आरसीसी के अंदर प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, कि वो क्वेश्चन को कैसे हिट करना है, किस तरह से आपको डाटा दे के रखता है, और आपने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। कैलकुलेटर तो होगा नहीं, विदाउट कैलकुलेटर करना है बच्चे। और दूसरा बच्चे, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो तो लॉसेस के ऊपर, लॉसेस से भी न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। जैसे वो एनकरेज स्लिप का आपसे लॉस पूछ लेगा कि बताओ यहाँ पे कितना आप यहाँ पे लॉस अलाउ करोगे, ठीक है, मतलब कितना स्लिपेज आप अलाउ करोगे, उसी स्लिपेज के ऊपर लॉस बन जाएगा, फाइन। तो ये हाई यील्डिंग टॉपिक्स, these are the kind of high yielding topics. Now fluid mechanics, चलिए, यस जतिन सर। सो बच्चों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों का। फ्लूइड मैकेनिक्स में आप देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज, तो आपको स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपको दिख रही हैं। ये फ्लूइड प्रॉपर्टीज में रोल ऑफ फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड स्टैटिक्स, इसके अंदर जो टॉपिक बनता है वो आपका विस्कोसिटी से रिलेटेड बनता है, कि आप विस्कोसिटी की जब आप बात करते हैं इसकी यूनिट्स वगैरह क्या होती है, डायनामिक और काइनेमेटिक में डिफरेंस क्या होता है। और जो न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है वो सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग पूछ लेता है। डिफरेंट केसेस में सरफेस टेंशन की वैल्यूज हमें पता है, जैसे सोप बबल की आप बात करते हो कि उसके अंदर सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछ लेता है, कई बार प्रेशर डिफरेंस पूछ लेता है। सो दैट टॉपिक्स आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। और फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर तो आपका सिंपल एक ही फॉर्मूला है, और कैसे आप प्रेशर को मेजर करते हो, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है लाइक पीजोमीटर वगैरह, तो आप उसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पे जो वेटेज वाला टॉपिक है दैट इज काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। और इसके अंदर भी जो मैं टॉपिक बताऊँ दैट इज अ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और जो आपका स्ट्रीम फंक्शन होते हैं वो इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। तो आप उन वाले टॉपिक्स के ऊपर जरूर पढ़ के जाइएगा, फ्लूइड वेलोसिटी पोटेंशियल वगैरह को।
डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में बस आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से डिवाइसेज है जो डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। ओरिफाइस मीटर है, वेंचुरी मीटर है, पिटोट ट्यूब है, उनका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कई बार डायरेक्टली देखो पेपर में हम सोचते हैं कि इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बनते हैं। जब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है इस तरीके से, इस पैटर्न से सेट किया जाता है कि आपको गिवन टाइम में आपको क्वेश्चन सोल्व कर सको। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप बिना कैलकुलेटर के भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सको। तो इसमें क्वेश्चंस अगर बनते तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा डिटेल में तो पूछता नहीं है यहाँ पे। देन आफ्टर दैट जो आपका इरोटेशनल और रोटेशनल फ्लो, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कि आपको बताना होता है कि फ्लो कैसा होगा, इरोटेशनल हो गया, रोटेशनल। तो उसके लिए आप यहाँ पे वैलिडिटीज की चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपके पास है। और यहाँ पे एक अलग से टॉपिक दिया होता है डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। डायमेंशनल एनालिसिस भी आपका क्या होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो आप ये वाला टॉपिक भी जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद है बच्चे आपके पास दिस लैमिनार फ्लो, बाउंड्री फ्लो और साथ में ओपन चैनल फ्लो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लैमिनार फ्लो, इसके अंदर बस लैमिनार के बारे में आप पढ़ सकते हैं, एक दो केस आपके पास हैं, ज़्यादा केस है भी नहीं है यहाँ पे। तो लैमिनार केस आप एक दो समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वेरी करती है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन कैसा होता है, बस लैमिनार फ्लो में आप वो चीज़ भी समझ पढ़ सकते हो। और साथ में जो यहाँ पे गिवन है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो को ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, मेंशन है टर्बुलेंट फ्लो ज़्यादा वेटेज नहीं रखता, बट रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह तो आप पढ़ सकते हो वहाँ पे, उसकी वैल्यूज़ वगैरह कितनी होती है। देन ओपन चैनल फ्लो, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ओपन चैनल फ्लो को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ओपन चैनल फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर सारे पैरामीटर्स आपको कंप्लीटली आपको कवर अप करना है ओपन चैनल फ्लो के बारे में, ठीक है। उसके बाद है बच्चे आपके पास ये हाइड्रोलिक मशीन वाला जो टॉपिक है, हाइड्रोलिक मशीन के अंदर भी आपके पास, अगर मैं प्रीवियस के क्वेश्चंस के भी गो थ्रू करके अगर बताऊं आपको, तो इसके अंदर जो हाइड्रोलिक मशीन्स हैं इसमें भी आपको फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिर्फ फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अगर मान लो आपने कभी पढ़ा भी नहीं है हाइड्रोलिक मशीन, तो जस्ट आप गो थ्रू कर लीजिएगा PYQs को और सिर्फ फॉर्मूला बेस ही लगाइएगा क्वेश्चन। अगर आप फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन लगा रहे हो या फॉर्मूले भी पढ़ के जा रहे हो, दैट आर सफिशिएंट, उतना ही सफिशिएंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका, दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। सोइल के अंदर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब हम बात करते हैं सोइल का फर्स्ट चैप्टर जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज आवर इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो बहुत ही वाइड टॉपिक होता है, बहुत वास्ट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले तो आपको इंडेक्स प्रॉपर्टीज इसके अंदर 100% आपको स्टडी करनी है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज के अंदर सब कवर अप हो जाता है आपका, ग्रेडेशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी, लिमिट। और इन चारों टॉपिक में कंसिस्टेंसी लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोइल के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वेटेज रखता है। उसके बाद आप यहाँ पे परमेबिलिटी पढ़ेंगे। परमेबिलिटी के बाद आप कैसे परमेबिलिटी को मेजर करते हैं। सीपेज एनालिसिस भी, क्विक सेंड कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्विक सेंड कंडीशन। और सीपेज जो प्रेशर वाला केस आपका, जब क्लास में आपको बताया जाता है कि जब डाउनवर्ड फ्लो होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज आएगा, अपवर्ड फ्लो होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या चेंज आएगा। तो सीपेज प्रेशर आप कैसे निकालते हैं और इसके रिलेटेड एप्लीकेशन जो है बच्चे, फ्लो नेट, या आप डैम के थ्रू जब पानी फ्लो करता है तो, या डैम के नीचे से जब पानी सोइल के थ्रू फ्लो करता है तो उसमें कितना डिस्चार्ज होगा, एक सीपेज लॉस कितना होगा, तो वो आप फॉर्मूला लगाते हो। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंसोलिडेशन और कंप्रेसिबिलिटी में आप कंसोलिडेशन वाले टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। कंसोलिडेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइम फैक्टर, CV, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, बस वहीं से घुमाता रहेगा क्वेश्चंस को। तो इसमें जो सेटलमेंट की आप बात करते हैं ना, सेटलमेंट वाला क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होगी, बिना कैलकुलेटर के तो आप सोल्व कर नहीं पाओगे। देन आफ्टर दैट जो है अर्थ प्रेशर, ये अर्थ प्रेशर से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे, अर्थ प्रेशर में भी क्वेश्चन आते हैं। अर्थ प्रेशर भी आप पढ़ के जाइएगा, कौन सी थ्योरी कहाँ पर लगानी है। रैंकाइंस की थ्योरी है आपके पास, कोलम्बस थ्योरी है, या एक्टिव केस के अंदर सोइल सैंड के अंदर अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, और क्ले के अंदर एक्टिव अर्थ प्रेशर, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा आता है। तो अर्थ प्रेशर भी आपका वेटेज अच्छा लगता है यहाँ पे। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल में जब आप बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल, या यहाँ पे मैं फाउंडेशन की बात करूँ तो शैलो फाउंडेशन जो है टॉपिक, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन और शैलो में शैलो फाउंडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। डीप फाउंडेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा, लेकिन दोनों को कंपेरेटिवली देखा जाए तो शैलो फाउंडेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शैलो फाउंडेशन में आप अच्छी पकड़ बना के रखना शैलो फाउंडेशन से। और यहाँ पे जो बियरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है, इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा पूछने लग गया क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। अगर आपने इस टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप आपका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, CT। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, इसके अंदर एक टॉपिक दिया हुआ, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू देयर यूज इन कंस्ट्रक्शन, लाइक स्टोन, ब्रिक्स, टाइल्स, लाइम, सीमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर एंड कंक्रीट।
इसके अंदर भी हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो सीमेंट होगा, और सीमेंट होगा और कंक्रीट होगा, और साथ में टिम्बर सर मेंशन नहीं है आई थिंक क्वेश्चन इसके अंदर। टिम्बर है, टिम्बर है, टिम्बर भी है बच्चे। तो ये जो टिम्बर है ये भी इंपॉर्टेंट रखता है आपका। तो 3 टॉपिक यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे, दिस टिम्बर। तो कौन कौन से बताया मैंने? सीमेंट, यहाँ पे कंक्रीट और टिम्बर। अगर आपने कभी बीएमसी नहीं पढ़ा है तो बस आप इन 3 टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। सिर्फ बीएमसी अगर नहीं पढ़ा तो ये 3 टॉपिक भी पढ़ लेते हो तो भी आपका कंपेरेटिवली ज़्यादा पेपर जो है वो आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, इस पर्टिकुलर टॉपिक से कवर अप हो जाएगा। बाकी विक्रम सर आपको बताएंगे कि इसमें और हम क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे जैसे ब्रिक भी आपको मेंशन किया है, तो जनरल सी प्रॉपर्टी ब्रिक्स की है ना, ब्रिक की डेंसिटी, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ये आपने जरूर गो थ्रू करना है ना, आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो एक ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है जो बिल्कुल सिंपल सा था, और बाद में आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि काश हमने ये चीज़ पढ़ ली होती है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो जैसा कि अभी जतिन सर ने बताया, सीमेंट आपको पढ़ के जाना है। इन शॉर्ट आप बोलो इसको रट के जाना है। सीमेंट जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी इसकी प्रॉपर्टी हैं, सारे रट के जाओ। टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ के जाओ, ठीक है। इसके साथ बच्चे यहाँ पे कंक्रीट की बात कर रहे हैं। कंक्रीट आप सीटी में पढ़े हो, तो कंक्रीट के ऊपर जो भी टेस्ट हैं, चाहे डिस्ट्रक्टिव है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी, कंक्रीट का यंग्स मॉडुलस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ये सारी चीज़ें यहाँ बच्चे आप गो थ्रू करके जाओ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफआरसी, जो फाइबर इन्फोर्स आपका कंक्रीट होता है, एफआरसी। एक बार इसको जरूर गो थ्रू करके जाना, क्योंकि इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए थे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग थे, मतलब आपको तंग करेंगे पेपर के अंदर, बिलीव मी, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू करके जरूर जाना है आपने। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात आते हैं, मैं यहाँ पे हाई यील्डिंग टॉपिक की बात कर रहा हूँ बच्चे, 5 स्टार क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 2 स्टार क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो मेसनरी प्रिंसिपल यूजिंग ब्रिक्स, मतलब यहाँ पे बॉन्ड वगैरह, इंग्लिश बॉन्ड हो गया, फ्लेमिश बॉन्ड हो गया, रैकिंग हो गया, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड आप चेक कर लो। हेडर स्ट्रेचर कैसे रखा जाता है उसके ऊपर आप देख लो एक बार। जो हम फ्रॉक देते हैं, फ्रॉक की थोड़ा डायमेंशन दिमाग में रख लो कि डायमेंशन क्या हम लेके चलते हैं फ्रॉक की, क्या उसका प्रिंसिपल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप गो थ्रू कर सकते हो। मशीनरी फॉर द अर्थ वर्क, कंक्रीटिंग एंड देयर स्पेसिफिक यूजेस, मेरे ख्याल से अगर आप बच्चे एक बार इनके फिगर देख लोगे ना, जैसे ग्रेडर हो गया, ठीक है, एक्सकेवेटर कम लोडर हो गया, है ना, आपके पास जैसे शॉवल्स हो गए, ड्रेज लाइन हो गया आपके पास, पावर शॉवल्स हो गए, इनके पर्पस क्या है, पेपर में पूछता है कंस्ट्रक्शन के बिहाफ के ऊपर, इक्विपमेंट के बिहाफ के ऊपर। तो डेफिनेटली अगर आपने फिगर देखा होगा ना, तब आप आंसर कर पाओगे। आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप रिटर्न नहीं रख पाओगे। तो ये वाला जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है ना, बाई फिगर आप लेके चलना, विजुअलाइजेशन करना चीज़ों की, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो बच्चे जो हमारा सीपीएम वाला जो पार्ट है ना, ऑल यू नो वेरी वेल, तो इसमें से हमें जो क्वेश्चन मिलता है, जैसे पार्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, सीपीएम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप ये लेके चल सकते हो कि 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होगा वो, है ना। तो उसके ऊपर आपने वर्क करना। थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ। तो बच्चे सर्वेइंग में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लेवलिंग, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, हर टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन लगा लो, और इसके साथ कंसेप्ट आप चेक कर लो, क्योंकि डिफरेंट वो चीज़ें आपसे चेन सर्वे के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है। सैग भी देके रख सकता है, कुछ और भी वो चीज़ ऐड कर सकता है, या चेन को जो स्टैंडर्डाइज किया गया वो पहले से कैटेगरी में स्टैंडर्डाइज किया गया। अब वो पूछ सकता है कि बताओ अब यहाँ पे करेक्शन कितना होगा। अब इसके अंदर बच्चे, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो फोटोग्रामेट्री से आपको क्वेश्चन मिलेगा, फोटोग्रामेट्री से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो फोटोग्रामेट्री वाला भी बच्चे जो आपका पार्ट हो जाएगा ना, एक तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद बच्चे रेलवे की अगर हम बात करते हैं, तो रेलवे में इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कंपोनेंट्स, ठीक है, गो थ्रू कर लेना कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं रेलवे में, है ना। तो रेलवे में कंपोनेंट्स के बाद बच्चे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, डिजाइन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टर्न आउट एंड क्रॉसिंग, तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है बेसिकली, है ना, जैसे क्रॉसिंग एंगल निकालने के लिए वो हो सकता है, या वो डिस्टेंस पूछ सकता है कितना होगा, ठीक है। तो आप ये लेके चलो कि रेलवे से जो आपको न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ही कम है, 0.1% आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। necessity of this geometric design for the tracks, design of the station and yards की वो बात कर सकता है। और बच्चे रेलवे से चांसेस बहुत कम लग रहे हैं पर्सनल स्पीकिंग कि आपको यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगा, डिजाइन ऑफ यार्ड का न्यूमेरिकल, स्टेशन के डिजाइन का न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चांसेस आर लेस। तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर आप सबसे पहले फोकस करो, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, दैट आई एम कवरिंग नाउ। अच्छा, हाईवे की बात करते हैं, तो हाईवे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल यू नो वेरी वेल, जीडी, ज्योमेट्रिक डिजाइन से आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्रूव है, ये फैक्ट है। अच्छा, इसके बाद बच्चे अगर आप सोच रहे हो कि आपको डिजाइन ऑफ रिजिड या फ्लेक्सिबल पेमेंट से क्वेश्चन मिलेगा, तो गलती कर रहे हो सोच के।
डिज़ाइन से आपको क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेगा, ना के बराबर है। हाँ, वो कुछ चीज़ें पूछ सकता है कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डिज़ाइनिंग में, या वो रिजिड पेमेंट में यहाँ पे आपको कुछ डाटा दे के रख सकता है और वो थिकनेस ऑफ जॉइंट आपसे बोल सकता है बताओ कितना होगा। या जो डबल बार हम प्रोवाइड करते हैं, हम दो तरह का स्टील देते हैं बच्चे, एक हम यहाँ पे टाई बार देते हैं और एक हम डबल स्टील देते हैं। तो कौन सा स्टील आप यहाँ पे यूज़ करोगे जो लोड को ट्रांसफर करेगा और कितना उसका लेंथ एम्बेडमेंट आपको करना होगा कंक्रीट सेक्शन के अंदर, वो पूछ सकता है। एक तरह से आपने एलटी वाला फॉर्मूला लगाना होता है बच्चे, जो अपने आरसीसी में बड़ा होता है 0.87 FY/4 टाइम टाउ बीडी इंटू 5, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रैफिक सर्वे की। हाँ, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ट्रैफिक सर्वे से यू विल फाइंड अ न्यूमेरिकल। तो ट्रैफिक सर्वे में आप न्यूमेरिकल गो थ्रू करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको हर साल गेट के पेपर में क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क के क्वेश्चन, तो डेफिनेटली आप ट्रैफिक से क्वेश्चन जरूर लगाओ बच्चे। अच्छा, रोटरी इंटरसेक्शन या डिज़ाइन, देखो क्वेश्चन ऑल तो आ चुका है, लेकिन मेरे ख्याल से जो बच्चे वीक हैं वो रोटरी वाला थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, लीव भी कर सकते हैं। 3 स्टार का है, छोड़ सकते हो, इससे आपको कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, सिग्नल डिज़ाइन की अगर हम बच्चे बात करें तो सिग्नल को एक बार गो थ्रू जरूर करो। डिज़ाइन सिग्नल का करना, ग्रीन टाइम, एक आप इसके ऊपर जरूर क्वेश्चंस लगाएं कि आपने यहाँ पे जो ग्रीन टाइम निकालना है, एम्बर टाइम निकालना है, किस बेसिस पे आपने निकाला, इसका फॉर्मूला जरूर देखें एक बार, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे हाइड्रोलॉजी, वाटर सोर्सेज एंड दिस इंजीनियरिंग। सो यस जतिन सर। बच्चे हाइड्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट है आपका वो है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में सारे टॉपिक कवर अप हो जाते हैं और मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके प्रेसिपिटेशन से देखने को मिलते हैं। दिस प्रेसिपिटेशन इज़ इम्पोर्टेंट। और उसके बाद जब आप बात करेंगे दिस इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन में आपको पता है कि एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अ फाइन इंडेक्स, वहीं से क्वेश्चन उठाता है। तो एक फाइन इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे चलेगा। और प्रेसिपिटेशन में आप एस्टिमेशंस, मिसिंग डाटा का लगाते हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप यूज़ करते हो, तो वो सब आपके यहाँ पे चलते हैं। देन उसके बाद आपके पास एक टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज़ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ जो ये टॉपिक है आपका, दैट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हाइड्रोग्राफ में यूनिट हाइड्रोग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ मेंशन नहीं है, बट आप यूनिट हाइड्रोग्राफ भी स्टडी करेंगे यहाँ पे। यूनिट हाइड्रोग्राफ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद बाकी जो है फ्लड राउटिंग वगैरह है और जो मस्किंगम अप्रोच है, ये दिया हुआ है लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। आप बस इसको थोड़ा सा भी गो थ्रू करके चलते हो, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा वेटेज भी नहीं रखता है। आप थोड़ा सा भी गो थ्रू करके चलते हो तो आप क्वेश्चंस लगा लोगे, इतना कॉन्फिडेंट, इतना हमें पता है, क्योंकि आपको जो चीज़ें बताई गई हैं जब क्लासेस के अंदर वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। तो आप थोड़ा सा भी अगर आप एक बार गो थ्रू करके जाते हो तो आप ये सब चीज़ें कवर अप ईजिली कर लोगे कि ये मस्किंगम अप्रोच कहाँ लगाते हैं ना। न्यूमेरिकल्स तो नहीं बनेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। नाउ आफ्टर दैट जो ये ग्राउंड वाटर दिया हुआ है टॉपिक, ग्राउंड वाटर के अंदर जो आपके पास है दिस, बात करते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जो आपका सोइल वाला पोर्शन है, इसमें एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्स, ये सब चीज़ें मेंशन है। स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशन, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे मेंशन है। तो स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक रिटेंशंस कैसे निकालते हो, ये फॉर्मूलेज हैं सारे के सारे इसमें, और कुछ कन्फाइंड एंड अनकन्फाइंड एक्वेयर कंडीशंस। ग्राउंड वाटर के अंदर जब हम बात करें तो बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए, एक्वीफर, एक्वीक्लूडिंग के डिफरेंस क्या होते हैं, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर में क्या डिफरेंस होता है, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। और जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो स्पेसिफिक यील्ड वाले टॉपिक से बनते हैं। ये जो स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन है, यहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है आपके पास ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में अच्छा, उसके बाद ये देखो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग गिवन है यहाँ पे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपके कौन कौन से जो टॉपिक रहेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो ये मेंशन है, सबसे पहले डिमांड ऑफ वाटर, कौन कौन सी डिमांड है, कौन सा कोड हम फॉलो करते हैं। उसके बाद इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर दैट वी कवर इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एनालिसिस, वाटर बोर्न डिजीज, स्टैंडर्ड्स क्या है पोर्टेबल वाटर के, ये सारा हम किस में डिस्कस करते हैं, क्वालिटी के अंदर डिस्कस करते हैं। सो क्वालिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको स्टार मार्क करूँ इन पे ऊपर, क्वालिटी ऑफ वाटर आपका 3 स्टार टॉपिक है। क्वालिटी ऑफ वाटर आपका 3 स्टार टॉपिक है। सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर, सबकी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर। इनटेक ऑफ वाटर के अंदर मेंशन इनटेक है, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक है वो सारा का सारा ट्रीटमेंट है। कंप्लीट जो टॉपिक दिया हुआ है ट्रीटमेंट के ऊपर दिया हुआ है। तो हमने क्लास के अंदर पूरे डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है सब टॉपिक्स के बारे में। और इनमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फिल्टर से बनते हैं, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर, और आपका साथ में डिसइंफेक्शन से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो आप थोड़ा थोड़ा भी समझ लोगे, पढ़ लोगे थोड़ा थोड़ा भी, वो भी काम चल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या आपके फिल्टर्स, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीवरेज सिस्टम की अगर हम बात करें, सीवरेज सिस्टम के अंदर आपका ये इंट्रोडक्शन आएगा स्टार्टिंग में।
डिजाइनिंग ऑफ सीवर की यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, डिजाइनिंग ऑफ सीवर, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। फिर अगेन 3 स्टार टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ अ सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर हम बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन, टीओसी, स्टैंडर्ड्स क्या है वो सब डिस्कस करते हैं बीओडी के अंदर। अगेन क्वालिटी ऑफ द वेस्ट वाटर, तो जैसे मैंने बताया क्वालिटी ऑफ रो वाटर एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर वो दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सीवरेज ट्रीटमेंट के अंदर भी बात करूँ और इसके अंदर भी पर्टिकुलर मैं बात करूँ तो दैट इज डिस्पोजल ऑफ स्लज, ये आपका टॉपिक रहता है स्लज प्रोसेस, सेप्टिक टैंक और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और सेप्टिक टैंक ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन दोनों के अंदर भी। तो एक तो ये हो जाएगा, आप जब स्लज को डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्टर जो आपके पास होते हैं 2 टाइप के होते हैं आपको पता है, तो वो स्लज डाइजेस्टर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के अंदर आज के टाइम पे सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। आज के मेजर जो प्रॉब्लम है वो है हमारी सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट से भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं। तो सॉलिड वेस्ट तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना बच्चे, सॉलिड वेस्ट में कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा, सॉलिड वेस्ट तो आपको 100% पढ़ के जाना। चलो, तो हमारा ऑलमोस्ट सारा कवरअप हो गया है। तो यहाँ पे एक टॉपिक बचा है इरीगेशन, जो आपको विक्रम सर बताएंगे, ठीक है। ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ लेना। एयर, इसमें अंदर जो एयर पोल्यूशन है और जो भी साथ में जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा भी आइडिया लग जाए भी क्या हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो दैट्स ऑल, इतना ही सफिशिएंट होगा। या एक इरिगेशन है सर, आप बच्चों को थोड़ा इसके बारे में बता दीजिएगा, बस ये वाला टॉपिक बचा हुआ है। ओके तो देखो ये आपका जो लास्ट यहाँ पे सब्जेक्ट बच रहा है सिलेबस के अंदर वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो बच्चे इरिगेशन के अंदर देखो जो मोस्टली आपको न्यूमेरिकल मिलता है ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड। ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, इरिगेशन एफिशिएंसी के ऊपर मिक्स एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गो थ्रू करना बच्चे, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एफिशिएंसी, गौर करना, ड्यूटी, डेल्टा, बेस पीरियड, एफिशिएंसी कवर हो जाएगा सारा। ठीक है, कैनाल की बात करता हूँ तो कैनाल डिज़ाइन, कैनाल डिज़ाइन की बात करूँ और लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी जरूर पढ़ के जाओ। और कैनाल बेड पे कितना शेयर स्ट्रेस है ये बस फिगर देखना है आपने। ठीक है, ये फिगर कितना है यहाँ पे 0.9 गामा डब्ल्यू वी इंटू एल है, ये फिगर आपने देखना है, ध्यान रखना है बच्चे एक बार। ठीक है, वाटर लॉगिंग, कॉजेज एंड कंट्रोल सैलिनिटी, तो 15 मिनट टॉपिक के ऊपर दोगे साइड हो जाएगा ये लग के। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ हेड रेगुलेटर्स की, तो डिज़ाइन हेड रेगुलेटर का एज इट इज़ आपके लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं उठालेगा। इसके वो पर्पस पूछेगा, हेड रेगुलेटर ये क्या क्या करता है, कितने हेड के लिए आप इसको डिज़ाइन करते हो, इसको पैरामीटर्स वैल्यू पूछ रहा होगा आपसे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जैसे क्रॉस रेगुलेटर हो गया, हेड रेगुलेटर हो गया, इनका पर्पस क्या होता है, सिल्ट इजेक्टर हो गया, सिल्ट एक्सक्लूडर हो गया। ठीक है, लाइक दैट वन। अच्छा, जैसे एक्वाडक्ट हो गया, ठीक है, साइफन सुपर पैसेज हो गया, तो इनका डिज़ाइन नहीं पूछेगा बच्चे आपसे, आपने डिज़ाइन थोड़ी किया होता है। जो बच्चा नॉर्मल बीटेक वाला है उसने कभी ये डिज़ाइन नहीं किया होता है ना, तो बेसिक चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसके बाद बात करूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, जैसे खोसला थ्योरी है, इसके बच्चे आप थोड़ा सा एक बार 2 न्यूमेरिकल आप इसको जरूर लगाओ खोसला थ्योरी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको वो डाटा दे के रखता है और सीधा सीधा गेट का क्वेश्चन उठा के डाल देता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बच्चे जो डैम्स वाला सेक्शन है, डैम में आप बच्चे यहाँ पे आ जाओ ग्रेविटी डैम के ऊपर। ग्रेविटी डैम के ऊपर उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस कि लो हाइट का ग्रेविटी डैम है या हाई हाइट का ग्रेविटी डैम है। अच्छा, आपको ग्रेविटी डैम की बेस विड्थ निकालनी है, किस बेसिस के ऊपर निकालोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, है ना, और एलिमेंट्री प्रोफाइल का क्या मतलब है, कौन कौन सी फोर्सेस डैम के ऊपर लग रही हैं, दैट्स इट। तो बच्चे इतना आप डाटा पढ़ लोगे ना, तो ये हाई यील्डिंग वाले टॉपिक्स हैं जो हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर किए। बच्चे कुल मिला के 45 डेज जितना हो सके आप क्वेश्चंस पे फोकस करो बच्चे। 45 डेज डेली क्वेश्चंस लगाओ, हर सब्जेक्ट के 300 से 400 क्वेश्चन आप लगाओ। एक टाइम टेबल बच्चे आप अपना बांध लो, समय बांध लो कि हमें ये सब्जेक्ट को इतने समय में कवर करना है और हमें इसके इतने क्वेश्चंस लगाने हैं। और जो जो टॉपिक बच्चे आपको क्वेश्चन मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये पिछले 3-4 सालों से रिपीट हो रहा है बच्चे, उसको MCQ से ही कवर कर लो, MCQ लगा के उसको कवर कर लो। ठीक है, और ये स्मार्ट वे से काम करना होगा बच्चे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, सो इसी तरह से बच्चे आप योरपीडिया के साथ बने रहें, प्रेपरेशन करें, तो हमारा पूरा सपोर्ट है YP टीम का आप लोगों को। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, कीप वॉचिंग।